Hello and welcome to our YouTube channel, and this is the second part of your first chapter of 10th class NCERT Geography book। ये सेकंड पार्ट है। हमने अभी देख लिया था कि एजेंडा 21 क्या है, ठीक है, और UNCED वगैरह देख लिया। तब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक प्लानिंग कि आप उसको कैसे यूज़ करने वाले हो, उस रिसोर्स को, ठीक है, कैसे आप उसको एक्सेस करने वाले हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक हमारे इंडिया के जैसे बड़े कंट्री के लिए, ठीक है, जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। देर आर रीजन्स, मतलब देखिए ऐसा बताना चाहता है कि यहाँ पे मतलब हर इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि रिच हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे डेफिशिएंट है, ठीक है। हर जगह हर चीज़ नहीं मिल सकती है ना, तो वही चीज़ वो बोल रहा है। क्या पाँचों उंगलियाँ बराबर है? नहीं है ना, तो बस वैसा ही है यहाँ पे। देखिए, there are some regions which can be considered as self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources, ठीक है। मतलब कहीं पे अच्छे खासे सेल्फ सफिशिएंट है और कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिसिंग है। एग्जांपल में दे रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सब रिच है मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश जो है उसके पास में एबंडेंट वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट है वहाँ पे, ठीक है। वहीं पे राजस्थान जो है उसके पास में अच्छा खासा सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है। वहीं पे आप कोल्ड डेजर्ट्स देख लो, लद्दाख का, वो आइसोलेटेड है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके पास में अच्छा खासा कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन डेफिशिएंट है वाटर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ वाइटल मिनरल्स में, ठीक है। तो इसी वजह से एक अच्छा खासा बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए नेशनल, स्टेट और रीजनल और आपके लोकल लेवल्स पर। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम देख लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला होता है कि आइडेंटिफाई करना है एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, और क्या क्या मटेरियल्स हैं रिसोर्सेज के, ठीक है, अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सर्वे करना है, मैप करना है, क्वालिटी देखना है कितना क्वांटिटी में है वो भी एस्टिमेट करना है, मेजरमेंट भी करना है रिसोर्सेज का। दूसरा है रिसोर्स प्लानिंग में कि इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर एक इवॉल्व करना होगा जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। मैच करना है क्या रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल के डेवलपमेंट प्लान के साथ। इंडिया जो है उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं अचीव करने के लिए गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। जो उसका पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तब से, ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब से लेके अब तक उसने बहुत सारे बहुत सारे उसने एफर्ट्स लगाए हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो जो अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज का, ये नेसेसरी कंडीशन बन जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। मतलब किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होना है तो वहाँ पे रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, होना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। चलिए, लेकिन लेकिन ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, खाली अगर अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी अगर एब्सेंट है, इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको पहले बताया था ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर एब्सेंट है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तो इससे भी डेवलपमेंट हिंडर हो सकती है, ऑब्स्टेकल हो सकता है डेवलपमेंट में। तो क्या बोल रहा है? देयर आर मेनी रीजन्स इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, राइट। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट। देखिए, देख लीजिए, आपके पास रिसोर्सेज थी, इंडिया के पास में पहले से रिसोर्सेज थी। इंडिया को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर जो है वो आता है, ठीक है, 323 BC में, ताकि मैं इंडिया को देखूं, इंडिया को मैं कैप्चर करूं। क्यों? क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था इंडिया को, ठीक है। तो देख लीजिए, इतने रिसोर्सेज थे हमारे पास, लेकिन टेक्निकल नो हाउ नहीं था। यही चीज़ था उन कंट्रीज़ के ऊपर में, वो यूके जैसी कंट्रीज़ के पास में ये चीज़ थी, ठीक है। वो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा हमसे अपग्रेडेड थे वो, ठीक है, एडवांस थे, तो वो हमारे जैसे कंट्रीज़ को मतलब कॉलोनाइज कर लेते थे और एक्सप्लॉइट करते थे रिसोर्सेज को, ठीक है। देयर फॉर इन इंडिया द डेवलपमेंट Therefore, in India, the development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource, but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. Historical experience क्या हो गया? यही जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कॉलोनाइज हो गए थे हम, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब रिसोर्सेज में इंक्लूडेड हैं इंडिया में, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सिर्फ रिसोर्स डेवलपमेंट यही नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स यही नहीं है, ठीक है, बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ये सब इंक्लूडेड है। फिर क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ
रिसोर्सेज, कंजर्व भी तो करना है रिसोर्सेज, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर आप इरेशनल कंजप्शन कर रहे हो, इरेशनल मतलब बिना लॉजिक का अगर आप कोई कंजप्शन कर रहे हो, इरेशनल मतलब होता है विदाउट लॉजिक, ठीक है, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट प्रॉपर नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में, विदाउट राइट थिंकिंग, इसको इरेशनल बोलते हैं। तो इरेशनल अगर आप कंजप्शन कर रहे हो या फिर आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज का, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन अलग अलग लेवल्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहे हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने वॉइस इसी के लिए उठाया था, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले थे कि देर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे मदर अर्थ ने इतना रिसोर्सेज हमको दे रखा है जो कि सबके नीड के लिए काफ़ी हैं, जितना सबको ज़रूरत है वो नीड सेटिस्फाई हो सकता है, पर अगर कोई लालच कर ले उसमें तो उसका वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय मासेस। वो ये बोल रहे थे कि कोई एक अलग मतलब एक बंदा सारा का सारा प्रोड्यूस कर रहा हो वो गलत है, उसके खिलाफ थे वो। पर अगर सब मिल के प्रोड्यूस कर रहे हो, सब अगर उसका बेनिफिट उठा रहे हो इक्वली इक्विटेबली, तो फिर उसके सपोर्ट में थे वो। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो है उसने सपोर्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक वे में 1968 में। और 1974 में गांधीयन फिलोसफी जो है वो प्रेजेंट किया जाता है बाय स्कूमैचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। फिर ब्रंटलैंड कमीशन आता है 1987 में, इसने भी रेस्पेक्ट किया विथ रेस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इसी रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर और ये जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड। कहाँ पे पब्लिश होती है, ये एक बुक में पब्लिश होती है जिसका नाम होता है आर कॉमन फीचर। हाँ, अच्छा, अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो। हमने अभी भी देखा था पहले, ब्राज़ील में जो हुई थी अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इन 1992, यहाँ पे भी हुआ था कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। देन योर लैंड रिसोर्सेज, वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पे रहते हैं, हम बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं ज़मीन पे और हम यूज़ करते हैं उसको अलग अलग वेज में। लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, है कि नहीं। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे एक ऐसा मैप बना रखा है, ये आप जानिए कि प्लेन्स जो है 43% है, ठीक है, माउंटेन्स जो है इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम बस, माउंटेन्स जो है वो 30% है पूरे इंडिया के लैंड का, और 27% क्या है, प्लेट्यूज हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देख लीजिए, वही मैं बोल रहा था कि अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ अंडर प्लेन्स, ओके, जो कि प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। वहीं पे माउंटेन्स जो है वो काउंट करते हैं फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। और वहाँ से क्या होता है, पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, पेरिनियल मतलब पूरे साल फ्लो होता है रिवर्स का, ग्लेशियर्स है, ठीक है, जो कि थर्ड पोल हमने डिस्कस किया था। फिर प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म ऑल्सो एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। देन 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन में है। प्लेट्यू किस चीज़ के लिए ज़्यादा ये है, वो पोजेस करते हैं रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड योर फॉरेस्ट्स। देन कम्स योर लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो ये देखिए लैंड रिसोर्सेज को उसने फॉलोइंग पर्पजेज़ के लिए उसने मतलब आप यूज़ करते हो लैंड को, जो है आप कौन कौन से पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हो। पहला है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है। द सेकंड इज़ योर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए कुछ लैंड्स अवेलेबल नहीं है। तो कौन से लैंड्स हैं, एक है बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है, बैरन मतलब जो बंजर पड़ी हुई है ज़मीन। देन लैंड पुट, नहीं बैरन का मतलब बंजर नहीं है, बैरन वो है जहाँ पे कोई आप कल्टीवेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, जैसे रेत, रेगिस्तान है ना, ऐसा बैरन जो कि फर्टाइल बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, देन वेस्ट लैंड इज़ योर रवाइंस, चंबल के बिहड़ आपने सुने होंगे, रवाइंस हैं वो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, वेस्ट लैंड है वो। देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जैसे बिल्डिंग, रोड्स, देन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब के लिए जो हो गए। देन थर्ड इज़ योर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें आपको एक्सक्लूड करना होगा फैलो लैंड्स को। फैलो लैंड्स क्या है नीचे हम देखेंगे। तो अदर अनकल्टिवेबल लैंड्स में क्या आ जाएगा कि परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, है ना। देन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल
वेस्टलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स मतलब नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया में इंक्लूडेड नहीं होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या है, तो करंट फैलो आ जाता है एक उसमें, करंट फैलो लैंड्स में। करंट फैलो वो हैं जिनको हमने छोड़ दिया है कल्टीवेशन के बिना, मतलब जिसमें हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं जिन लैंड्स में, फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चरल ईयर के समय के लिए हमने जिस ज़मीन को छोड़ दिया है, कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मतलब वो ज़मीन जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक पीछे छोड़ दिया गया था, उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो, ठीक है। देन नेट सोन एरिया क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस। एरिया सोन मोर देन वंस इन, देखिए एरिया सोन मोर देन वंस मतलब एक बार से ज़्यादा, 1 साल में अगर आप किसी भी ज़मीन पे एक बार से ज़्यादा अगर आप कल्टीवेट करते हो, एक बार ज़्यादा अगर आप क्रॉप लगाते हो उस पर, ठीक है, इन एन एग्रीकल्चर ईयर, वही 1 साल से मतलब एक बार से ज़्यादा अगर आप एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से ज़्यादा अगर आप कल्टीवेट करते हो, ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज योर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। इसमें क्या मिला कि प्लस क्या ऐड करते हो आप, नेट सोन एरिया को आप ऐड करते हो। अच्छा, देन लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज, फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, टोपोग्राफी आ जाएगा, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। एक हो गया फिजिकल फैक्टर, दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 से 1961 वाला है ये, फिर जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 2014-15 वाला, ठीक है। तो जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी में 1960 के समय क्या था कि 42% जो हैं वो क्या थे, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज में कितना था यहाँ पे 46.26, और यहाँ पे देख लीजिए बगल वाले स्लाइड में कि 45.5%, ठीक है। फिर सेकेंड हाईएस्ट क्या था, 18.11% पे क्या था आपका, ये था आपका फॉरेस्ट, और इधर क्या आ गया 23.3% हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आप देख लीजिए कि बैरन कितना था 18.11%, और इधर कितना हो गया 5.5%, मतलब हमने बैरन लैंड्स को हमने ये कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख लीजिएगा, ये खुद ही पाई चार्ट खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। अच्छा, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और लैंड यूज डाटा जो है वो अवेलेबल है ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। क्यों, क्योंकि जो लैंड यूज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, एक्सेप्ट असम को छोड़ के बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की लैंड यूज़ जो डेटा है वो हमारे पास में नहीं है। साथ में वो एरिया जम्मू एंड कश्मीर का जिसको ऑक्यूपाई कर लिया है पाकिस्तान ने, चाइना ने, ठीक है, वो भी हम सर्वे नहीं कर पाए हैं, इसलिए 93% का ही हमारे पास डेटा है, राइट। ओके, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर, जो लैंड है अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब वो उसी चीज़ को बताएगा, पर आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में बनता है। तो क्या बोल रहा है कि जो लैंड जो परमानेंट पास्चर के अंदर थी वो भी डिक्रीज़ हो गई है। चलिए ठीक है, हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, हम इतने बड़े कैटल पॉपुलेशन को ऑन दिस पैस्चर लैंड हम कैसे उसको फिर फीड करने वाले हैं अगर पैस्चर लैंड ही कम हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर एदर ऑफ पुअर क्वालिटी। देखिए करंट फैलो लैंड जो थे, जिसको हमने करंट फैलो लैंड्स हमने किसको बोला था, ठीक है, एक था अदर देन करंट फैलो और एक था क्या, करंट फैलो। तो करंट फैलो हमने किसको बोला था, ये वो कल्टीवेशन मतलब ये वो ज़मीन है जो कि एक एग्रीकल्चरल ईयर से कम के लिए जिसको हमने छोड़ दिया है, जिसमें हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जो करंट फैलो लैंड्स हैं वो या तो पुअर क्वालिटी के हैं या फिर जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो लैंड्स हैं इनको हम कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस, एक बार या 2 बार हम इसको कल्टीवेट करते हैं 2 साल या 3 साल के बीच में, है कि नहीं। इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर हम इनको नेट सोन एरिया में अगर हम इनको इंक्लूड कर दें तो फिर जो परसेंटेज होगा नेट सोन एरिया का इंडिया का वो आ सकता है 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। देख लीजिए यहाँ पे नेट सोन एरिया कितना है अभी हमारे पास में, नेट सोन एरिया आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में है 45.5% है, वो आ जाएगा कितने पे, 54% पे आ जाएगा अगर हम करंट फैलो वाले अगर हम लैंड को यूज़ करते हैं तो।
द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, पैटर्न जो है ये वेरी करता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, पंजाब में क्या है कि 80% ऑफ टोटल एरिया से ज़्यादा है, एंड हरियाणा में भी, ठीक है, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, तो 10% से भी कम है इन स्टेट्स में, राइट। नाउ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33%। देखिए हमने ऐसा टारगेट किया है कि हम फॉरेस्ट एरिया को INDCs, ठीक है, हमारे जो कंट्री के जो INDCs हैं, इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उसके हिसाब से हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट एरिया हम लाने वाले हैं। तो देखिए ये जो 33% वाला जो जोग्राफिकल एरिया का हमारा जो टारगेट है ये एक्चुअली आउटलाइन हुआ था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में भी, 1952 में भी हुआ था, और ये हमारा अभी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी हमारा ये टारगेट है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। ओके, इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल, फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा रहेगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन, जो लाइवलीहुड्स है मिलियन ऑफ पीपल का जो कि रहते हैं ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट, वो इसी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। अच्छा, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, हम वेस्ट लैंड बोलते हैं, या फिर लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, तो हम किसको बोलते हैं, वेस्ट लैंड बोलते हैं उन लैंड्स को जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आ चुकी हैं। मतलब एक तो वेस्ट लैंड हो गई और दूसरे एक हो गए जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज, दोनों अलग हैं। वेस्ट लैंड होते हैं वो जो कि इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट। देख लीजिए वेस्ट लैंड में क्या क्या आ जाएंगे, रॉकी हो जाएंगे, एरिड हो जाएंगे, डेजर्ट एरियाज हो जाएंगे, ठीक है, फिर रेवाइंस मैंने आपको बोला, ठीक है, ये सब। एंड दूसरा, अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वाले लैंड को देखोगे तो उसमें क्या इंक्लूड होंगे, जो कि सेटलमेंट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, रोड्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़, है कि नहीं। फिर कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूस यूज़ जो होती है लैंड की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, अगर आपने सही से मेजर्स नहीं लिए हैं उसको कंजर्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है ना। ओके, दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। ओके, चलिए, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हमने वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। हमको फ्यूचर के साथ भी ऐसा ही शेयर करना पड़ेगा लैंड को, जैसे हमने पास्ट जनरेशन में शेयर किया था। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स, जो भी हमारे बेसिक नीड्स हैं उसमें से 95% जो हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स के, जो फूड के लिए, शेल्टर के लिए या क्लॉथिंग के लिए, सब हम लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये सिर्फ not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। देख लीजिए क्या किया है इसने, सिर्फ मतलब डिग्रेडेशन ही नहीं लाया है लैंड में ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है, बल्कि इसने जो पेस है, पेस मतलब जो रेट जो है, स्पीड जो है, उसको भी बढ़ा दिया है। किस चीज़ का रेट या स्पीड बढ़ा दिया है, नेचुरल फोर्सेस का, जो कि डैमेज करती है लैंड्स को, उस फोर्सेस का स्पीड भी बढ़ा दिया है, ठीक है, ह्यूमन का एक्टिविटीज़। अच्छा, फिर क्या बोलता है कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये भी कंट्रीब्यूट करती है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो माइनिंग साइट्स जो हैं आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क। देखिए माइनिंग साइट्स क्या होता है, उनको छोड़ देते हैं, एक बार वहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सकवेट कर लिए, निकाल लिए, फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डीप स्कैर्स मतलब बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, ठीक है, एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, राइट। देन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन जो है ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटते हैं माइनिंग के लिए, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत बुरी तरह हो रहा है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग जो है ये वन ऑफ द मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ओवरग्रेजिंग। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगा, अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगा सॉइल में, है कि नहीं। फिर जो मिनरल प्रोसेसिंग जो है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड योर सोपस्टोन, ठीक है, फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या हो जाता है, डस्ट आ जाती है बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इससे क्या हो जाएगा, जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है इनटू द सॉइल, ये क्या होता है, ये कम हो जाता है, रिटार्ड्स मतलब स्लो हो जाता है, ठीक है।
सॉइल में। क्यों? क्योंकि जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे लैंड पे, सॉइल पे, तो इसी वजह से जो पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन है सॉइल में वो कम हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़। तो इसी के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी आता है, ठीक है, जो कि इन एफ्लुएंट्स को ट्रीट कर लेता है नेचुरल तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे वेज हैं सॉल्व करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम। जैसे एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट अगर होगा ग्रेजिंग का, तो ये भी कुछ लेवल तक हेल्प करता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स आप लगा दीजिए, जिसकी वजह से कंट्रोल हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग पे, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा सैंड ड्यून्स पे। बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुसेस, आप थॉर्नी बुसेस को ग्रो कर दो तो जो सैंड ड्यून्स जो उड़ के जो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो रेगिस्तान है वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है, डेजर्ट्स और भी बढ़ सकते हैं। पर अगर आप वहीं पे थॉर्नी बुसेस लगा देते हो तो उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर लेगा एरिड एरियाज़ में, राइट। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट्स after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas, right। चलिए, फिर सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल, एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम है ये। क्यों? क्योंकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू cm इन डेप्थ। कुछ cm डेप्थ के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए, ठीक है। रिलीफ, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक जो हैं जिससे सॉइल टूट के बना है, ठीक है, वो। फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फिर टाइम, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ कि रिलीफ, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, देन क्लाइमेट, देन वेजिटेशन, फिर दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो फॉर्म आता है पेरेंट रॉक पे, बेड रॉक पे, वो आप याद रखिए वो क्या होता है, लाइकेंस होते हैं वो, ठीक है, वो क्या होते हैं, लाइकेंस। इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जिसमें एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ये इसी से लिंक्ड है। पर ये सब आप इन्वायरमेंट के क्लास में पढ़ेंगे। पर आप अभी ये जान जाइए कि लाइकेंस जो हैं, जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लाइकेंस कैसे बनते हैं, फंगी और बैक्टीरिया के साथ मिलने से बनते हैं, ठीक है, लाइकेंस। तो ये सबसे पहले आते हैं किसी भी रॉक्स पे आके, ये अपना एसिड रिलीज़ करते हैं, फिर वो रॉक से मिनरल्स यूज़ करते हैं, तभी जाके वो रॉक्स जो हैं वो टूटते हैं, तब उससे हम क्या बनता है, सॉइल बनता है, राइट। तो हो गया अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा, ये सब कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो हैं which take place in the soil are equally important। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस ये सब इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दोनों होते हैं सॉइल में। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल्स जो हैं इंडिया में वो क्लासिफाइड हैं अलग अलग टाइप्स में, हम देखेंगे अभी। पर उससे पहले एक बार ये जो यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर, ठीक है, देन सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, ठीक है, देन सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट बेड रॉक, जो कि अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड मतलब टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, ओके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पे बहुत सारे वैरिड रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रिल्म्स हैं एंड वेजिटेशन टाइप्स हैं। तो इसी वजह से अलग अलग टाइप के टाइप्स सॉइल्स आते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका एलुवियल सॉइल। ये जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड है एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है इंडिया में, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अच्छा, इन फैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। हमने रिवर्स में देखा भी था कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं जो कि एलुवियल सॉइल्स का डिपॉजिट करती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, राइट। दिस सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है, वहाँ पे ये लाई करती हैं। एलुवियल सॉइल्स इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेल्टास है ना, डेल्टास वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो वो नदियाँ लेके आएंगी कि नहीं एलुवियल सॉइल, राइट। अच्छा, पार्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, देखिए बताया मैंने आपको, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट। अच्छा, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले।
अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं सैंड के, सिल्ट के, क्ले के, ठीक है। तो एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, ठीक है, हम रिवर वैलीज के इनलैंड जैसे जैसे बढ़ते हैं, सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बड़ा होते जाता है। इन अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, जो अपर रीचेस हैं, ठीक है, ये रिवर वैली हो गया, ठीक है, इसके जो अपर रीचेस वाले जो पार्ट हैं, ये अपर रीचेस वाले जो पार्ट हैं इधर इधर, ठीक है, ये सब क्या होता है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ब्रेक ऑफ स्लोप क्या है, ये वही ये इसी एरिया का बात कर रहा है, इस वाले एरिया का, ठीक है, जहाँ से स्लोप ब्रेक हो रहा है, इस वाले एरिया में भी जो सॉइल है वो कोर्स है, ठीक है। और ऐसे सॉइल्स जो हैं वो कॉमनली आपको पिडमॉन्ट प्लेन्स पे मिलते हैं। पिडमॉन्ट प्लेन क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है, पिडमॉन्ट प्लेन्स वो ये जोन होते हैं, इस वाले जोन को पिडमॉन्ट प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इस वाले जोन पे क्या होता है कि यहाँ से सॉइल जो है वो टूट टूट के इसके ऊपर गिरती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेन्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ऐसे एरियाज़ को वो क्या बोल रहे हैं, द्वार्स बोल रहे हैं, चोस बोल रहे हैं, तेराई बोल रहे हैं, तेराई हमने डिस्कस किया था, है ना। देन योर द्वार, चोस एंड तेराई, राइट। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स के साइज या कंपोनेंट्स को देखते हुए सॉइल्स जो है उनको डिस्क्राइब किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल्स जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ओल्ड एलुवियल जैसे भंगार एंड न्यू एलुवियल जैसे खद्दर, ठीक है। तो भंगार और खद्दर, इससे पहले हमने और भी कुछ डिस्कस किया था, मैंने आपको एक टेक्निक भी बताया था 6th क्लास के चैप्टर में कि भाबर, तेराई, ठीक है, भंगार, देन योर खद्दर। तो इसमें मैंने क्या स्टोरी क्या बनाया था कि बेटा तुम भंगार खाना, है कि नहीं। अब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपको भंगार ही तो खाना होगा, ठीक है, कूड़ा कचड़ा ये सब खाओगे, है कि नहीं, नहीं पढ़ाई करोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो भंगार, बेटा तुम भंगार खाना, ठीक है, मतलब कि भाबर, तेराई, भंगार एंड योर खद्दर, राइट। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड एलुवियल क्या हो गया, इसमें से भंगार हो गया, और न्यू एलुवियल क्या है, खद्दर है, जो कि ईयर बाय ईयर वो रिप्लेनिश होते जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो भंगार जो सॉइल है उसमें हाई कंसनट्रेशंस होते हैं, किसके, कंकड़ के हाई कंसनट्रेशंस होते हैं उसमें, ठीक है। और खद्दर में उतने नहीं होते हैं, खद्दर जो होते हैं उसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो होली अगर देखा जाए तो बहुत फर्टाइल है, इसमें अच्छे खासे प्रोपोर्शन होते हैं पोटास का, फॉस्फोरिक एसिड का, लाइम का, ठीक है, जो कि बहुत ही आइडियल माने जाते हैं आपके ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए और दूसरे सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स के लिए। ये जो रीजन है ऑफ एलुवियल सॉइल्स, ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है एंड डेंसली पॉपुलेटेड है। अब देख लीजिए कि रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स मतलब आप देख लीजिए यूपी वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था 9th क्लास के 6th चैप्टर में हमने देखा था पॉपुलेशन वाले चैप्टर में कि वहाँ पे 751 से लेके 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, हाई डेंसिटी है वहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और वही अगर आप बिहार वाला एरिया देखते हो तो वहाँ पे क्या था, बिहार और वेस्ट बंगाल और दिल्ली में हमने क्या देखा था कि मोर देन 1001 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, मतलब वेरी हाईली डेंस्ड, ठीक है, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे। तो वही ये बोल रहा है इंटेंसिवली कल्टिवेटेड भी होगा इतना पॉपुलेशन होगी तो, और डेंसली पॉपुलेटेड तो वो खुद ही है क्योंकि इतना फर्टाइल लैंड है। देन कम्स योर ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक होता है कलर में, और इसको हम रेगर सॉइल भी जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ये जो है बहुत सूटेबल होता है आपका कॉटन के कल्टिवेशन के लिए। देन इसको हम इसी के वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल मानते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। अपने पेरेंट रॉक से टूट के ब्लैक सॉइल जो बनती है इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये टिपिकल है इन द डेक्कन ट्रैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है ये, वहीं पर आपको मिलती है, वहीं की सॉइल है ये, ठीक है। स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड में है ये, ठीक है। एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। ये कवर करती है आपकी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, देन योर मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड करती है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। देखिए ये ऐसा कुछ होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो है आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल्स, बिल्कुल कीचड़ जो होगा बिल्कुल ही एक्सट्रीमली फाइन होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। क्लेई मटेरियल्स, क्ले जिससे पॉट बनता है आपका, ठीक है, वो क्ले से बनता है, मिट्टी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स वाली। अच्छा, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको जाना जाता है फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। हाँ, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स में भी रिच हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, हाँ, एंड यहाँ पे मैप है, मैप पर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, पोटास एंड लाइम, ठीक है। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर होते हैं, ये डेवलप करते हैं डीप
क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब हॉट वेदर हो जाता है, अभी हमने जो पिक्चर देखा उसमें कैसे डीप डीप क्रैक्स हो रखे हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल, इसी की वजह से सॉइल जो है उसमें एयर हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, काफ़ी। हाँ, दिस सॉइल्स आर स्टिकी होते हैं जब ये गीले रहते हैं, वेट रहते हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। जैसे ही पहली बारिश होती है या फिर प्री मानसून पीरियड के समय, तो आपको अगर आपने सही से टिल नहीं किया इसको, तो फिर काम करने में आपको मुश्किल हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब एक बार ये मैप देख लेते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये डार्क ग्रीन वाला कि फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, ठीक है, देख लीजिए। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयास और सिक्किम वाले हिमालयास में है ये सब, ठीक है। देन कम्स योर एलुवियल, देखिए एलुवियल है उसके बाद में, जो कि सबसे ज़्यादा है। देन कम्स योर एलुवियल, देखिए नीचे की साइड भी है ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। देन कम्स योर रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल आपको दिख रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में है कि नहीं, फिर उड़ीसा वाले एरिया में। देन कम्स योर तेलंगाना वाला एरिया, राइट। देन योर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब है इसमें। फिर महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर इधर भी है आपका क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब में आपको मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। देन योर ब्लैक सॉइल देख लीजिए, पूरा पूरा डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है कि नहीं, इसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका देख लीजिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी आ गया इसमें, फिर कुछ छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी आ गया, गुजरात वाला एरिया भी आ गया, राइट। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। फिर लेटराइट सॉइल के बारे में बात कर रहा है, जिसमें आपका ये कर्नाटका वाला एरिया आ रखा है थोड़ा सा, ठीक है। फिर इधर आप देख लीजिए तो आपका वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं, हाँ वो सब आ रखे हैं। फिर छोटे छोटे स्मॉल पैचेस भी हैं आपके, ठीक है, ओके। फिर एरिड तो आप जानते ही हैं, मेजर पार्ट कहाँ पे आपको मिलेगा एरिड का, राजस्थान वाले में, ठीक है, जो डेजर्टिक एरिया है वहाँ पे, ओके। देन कम्स योर रेड एंड येलो सॉइल, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो रेड सॉइल जो है डेवलप करता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन, रेड सॉइल जो है ये डेवलप होता है ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके ऊपर डेवलप होता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। वही हमने क्या देखा था, ब्लैक सॉइल कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। येलो एंड रेड सॉइल जो है ये फाउंड है, मतलब मिलते हैं ये आपको ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स में, एंड ऑल्सो द पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखिए पीडमॉन्ट जोन मैंने आपको बताया था, तो आपको एक चीज़ बताया, देखिए दूसरी जगह भी काम आ गया है कि नहीं, इसीलिए डिस्कस करता हूँ मैं थोड़े डिटेल में, थोड़ा वीडियो लंबा भी बन जाए, लेक्चर लंबा हो जाए, पर आपको एटलीस्ट कोई डाउट ना हो, हाँ, ओके। तो पीडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में भी मिलते हैं ये। चलिए फिर दिस सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर, रेडिश कलर ये डेवलप करती हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इसमें आयरन होते हैं, आयरन क्रिस्टलिन होते हैं, इसी की वजह से इसमें रेडिश कलर होता है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, येलो दिखती है ये जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब देखिए ये जो मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इसमें बता देता हूँ कि रेड सॉइल्स जो होते हैं ना, ये रिच होते हैं आपके आयरन और मैग्नीशियम में। रेड क्यों है ये, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है। और ये लो होते हैं आपके नाइट्रोजन में, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, और कुछ ऑर्गेनिक में भी ये लो होते हैं, और लेकिन रिच होते हैं ये पोटेशियम में, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुए हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड नीसिस। ये क्या हो गया, इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक का ही तो फॉर्म है ग्रेनाइट और नीसिस, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल पे चलते हैं। लेटराइट जो है हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लेटर का मतलब क्या है, ब्रिक, ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर मतलब ब्रिक। लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन अगर होगा तो वहाँ पे डेवलप होता है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग के वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू हैवी रेन, है ना। लेटराइट सॉइल जो है, लीचिंग क्या होता है पहले बताइए, लीचिंग मतलब जो है जो कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ऊपर वाले वो ज़मीन के अंदर चले जाएँ तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक होते हैं ये, मतलब पीएच जो है लेस देन 6 है, ओके। देन जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी नहीं होती है, इसलिए तो ब्रिक सॉइल बोलते हैं इसको, है ना। एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich। जहाँ पे ये सपोर्ट करें डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, वहाँ पे ये ह्यूमस रिच है, वहाँ पे ह्यूमस अच्छा खासा है। बट अंडर स्पार्स, लेकिन जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है,
एंड इन द सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, मतलब जहाँ पे वेजिटेशन बहुत स्पार्स है और सेमी एरिड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे जो ह्यूमस है वो बहुत ही कम है। दे आर प्रोन टू इरोजन, इरोजन अच्छा खासा हो जाता है इनका, एंड डिग्रेडेशन भी हो जाता है क्योंकि उनका पोजीशन ही ऐसा है लैंडस्केप का, है ना। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन, अगर आप अच्छा खासा सॉइल कंजर्वेशन अगर आप यूज़ करते हो टेक्निक्स, तो फिर मतलब वो भी कहाँ पे, जो हिली एरियाज़ हैं कर्नाटका का, केरला का, तमिलनाडु का, ऐसे एरियाज़ में, तो जो सॉइल हैं बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ये जो रेड लेटराइट सॉइल जो है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये बहुत सूटेबल होते हैं फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट, है ना, मतलब काजू, काजू के लिए बहुत ही ये क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लाइन याद रख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है वैसे भी। नाउ एरिड सॉइल्स, एरिड सॉइल्स क्या है, एरिड सॉइल्स जो हैं वो रेंज होते हैं फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। ये जनरली सैंडी होते हैं इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ओके, मैंने आपको वैसे लेटराइट सॉइल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना था, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेटराइट सॉइल जो है ये रिच होता है किस में, आयरन और एल्युमिनियम में, ठीक है। लेटराइट सॉइल किस में रिच होता है, आयरन और एल्युमिनियम में रिच होता है, और पुअर होता है ये नाइट्रोजन में, ठीक है, फिर फॉस्फोरिक एसिड में, एंड देन योर पोटेशियम में, एंड यूरिया में, ठीक है, यूरिया। फिर रेड कलर है और लेस फर्टाइल है, फर्टाइल भी कम है ये, जो कि हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे मिलता है आपको, एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, राइट, देखा था हमने अभी अभी। ओके, इतना ही था आपका। फिर आपका आ गया, हम किस पे आ गए, एरिड सॉइल्स पे आ गए। एरिड सॉइल्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेजर्ट सॉइल्स, है ना, एरिड सॉइल्स बोल लीजिए या फिर डेजर्ट सॉइल्स बोल लीजिए। तो ये सैंडी होते हैं टेक्सचर में एंड सेलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है, सेलाइन होते हैं मतलब नमक होता है इसमें। इन सम एरियाज़ द सॉल्ट, कुछ एरियाज़ में जो सॉल्ट का जो कंटेंट है, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर, एवापोरेट करके वाटर को हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन इज़ फास्टर, ठीक है, टेम्परेचर भी हाई है, क्लाइमेट भी ड्राई है, तो एवापोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा, एंड सॉइल के अंदर में ह्यूमस और मॉइस्चर जो होते हैं बहुत कम होता है इसी की वजह से। द लो होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, जो लो होराइजन है वहाँ पे कंकड़ होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, है ना, कैल्शियम कंटेंट जो है इसमें वो जैसे जैसे आप डीप में जाते रहते हो वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं कैल्शियम कंटेंट, इसी वजह से कंकर्स भी होते हैं लो होराइजन्स में। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे अगर कंकड़ लेयर अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी वजह से जो पानी जो है वो मतलब नीचे जा नहीं पाती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट हो नहीं पाती है, इसी वजह से ऊपर रहती है, वो सारा का सारा क्या होता है, एवापोरेट होता है, तो वहाँ पे नमक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो सेलाइन हो जाता है वो। ओके, नाउ आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। नाउ योर फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल बोल लीजिए या फिर माउंटेन सॉइल बोल लीजिए। तो फॉरेस्ट सॉइल जो हैं ये सॉइल्स हैं आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलते हैं, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट्स आर अवेलेबल, जहाँ पे सफिशिएंट अच्छा खासा रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, सॉइल टेक्सचर जो है ये वेरी करते हैं माउंटेन इन्वायरमेंट के हिसाब से, वेयर दे आर फाउंड। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, लोमी होते हैं और सिल्टी होते हैं वैली साइड्स में, और कोर्स ग्रेन होते हैं इन द अपर स्लोप्स, अपर स्लोप्स में क्या हो जाएंगे, कोर्स ग्रेन हो जाएंगे, वैली साइड्स में क्या हो जाएंगे, सिल्टी लोमी, मतलब पतले पतले फाइन ग्रेन हो जाएंगे, और जो मोटे मोटे ग्रेन है वो ऊपर ही रह गए, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, स्नो कवर्ड एरियाज में क्या होते हैं ऑफ हिमालयाज, ये जो सॉइल्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। सॉइल जो होते हैं, सॉइल जो मिलते हैं आपको लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, वहीं पे अगर आपको लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में अगर ये सॉइल मिलते हैं, ठीक है, जो कि रिवर टेरेसेस हैं उस पर या फिर एलुवियल फैंस पे, तो ये सब क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिवर टेरेसेस, जो रिवर जो होती है वो कुछ ऐसे टाइप की, बहुत सालों से अगर वो चल रही है तो कुछ ऐसे ऐसे टाइप की ये बनते जाती है, फिर यहाँ पे ऐसे वैली बनती है, ठीक है, देन योर ऐसा कुछ रिवर टेरेस ऐसे बनते जाता है। तो ये जो टेरेसेस हैं इस पर जो आपको सॉइल अगर मिलती है तो क्या हो जाती है, ये हो जाती है फर्टाइल सॉइल हो जाती है, ठीक है, होप क्लियर है इतना। देन कम्स योर सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, इतना सारा तो देख लिया कि सॉइल ऐसा है वैसा है, तो उसको इरोजन कैसे हो रहा है, सॉइल कंजर्व कैसे होगा। अच्छा, जो डिन्यूडेशन होता है सॉइल कवर का, सॉइल कवर जो ऊपर से जो हट रही है
जो फर्टाइल कवर है, एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, है ना। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियस, मतलब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, इरोड हो रहा है, ये दोनों एक साथ ही चलता है, एंड जनरली बैलेंस में रहता है। अगर कभी बैलेंस इसमें डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर ओवर ग्रेजिंग या कंस्ट्रक्शन या माइनिंग की वजह से, तो वाइल नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, ये सब की वजह से अगर कुछ होता है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स, रनिंग वाटर जो है वो उसमें ऐसे गली गली सा बना देते हैं, मतलब गली समझ रहे हैं ना, पतला पतला ऐसे लाइन लाइन सा, गड्ढा गड्ढा सा बनाते हैं, खड्डा सा, और इसी से फिर मोटा मोटा डीप डीप चैनल्स बनने लगते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, लैंड क्या हो जाती है, इससे अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड। मैंने आपको बताया था रेवाइंस, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में से पूछ सकता है कि चार नाम आपको दे देगा, ठीक है, चार नाम दे देगा, बोलेगा कि स्प्लैश, सीट, ठीक है, देन गली, देन योर रेवाइंस, इसको आपको फॉर्म करना है, ठीक है, स्प्लैश, सीट, गली एंड रेवाइंस। तो यही है आपका मतलब एक्चुअल जो ऑर्डर है यही है। स्प्लैश मतलब क्या है कि जहाँ पे आप ज़मीन पे कभी देखिएगा बारिश का अगर एक बूंद गिरता है तो वो छोटा ऐसा गड्ढा सब छोटे बस खड्डे से बनाते हैं, छोटे से, ठीक है। फिर यही खड्डे मिल के अगर पूरा उस लेयर को अगर हटा दें, पतला सा सीट अगर हटा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं। फिर ऐसे ही सीट हटते हटते अगर बिल्कुल ऐसा गली सा ऐसा खड्डा सा अगर बन जाता है, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है छोटा सा, है ना, ऐसा अगर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। फिर अगर ये गली मिल के अगर बहुत सारे गली से मिल के अगर बहुत बड़ा सा खड्डा बना दें वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। तो रेवाइंस जो है बहुत फेमस है कहाँ पे, चंबल रीजन में, ये याद रखिएगा, स्प्लैश, सीट, गली एंड रेवाइंस, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, देखिए जो बोला वही ये भी बोल रहा है, राइट। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, सीट की तरह वाटर फ्लो होती है। ऐसे केसेस में जो टॉप सॉइल जो है वो वॉश्ड अवे हो जाता है, वही जो मैंने आपको बोला कि पूरा सीट ही उसका हट जाए। दिस इज नोन एज योर सीट इरोजन, है ना, देखिए बताया मैंने आपको। देन विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, हाँ, नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है, विंड ब्लो कर लेती है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, गलत मेथड्स अगर आप फार्मिंग का यूज़ कर रहे हो तो उससे भी सॉइल इरोजन होगा। प्लगिंग, जो आप प्लग करते हो, जो आप हल चलाते हो, अगर वो रॉन्ग वे में अगर आप चला रहे हो, दैट इज़ अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल, इससे क्विक फ्लो होने लगेगा वाटर का, इससे सॉइल इरोजन होने लगेगा, ठीक है। प्लगिंग अलॉन्ग द कॉन्टोर लाइन्स, जो पहाड़ का जो लाइन है वहाँ पे अगर प्लग कर रहे हो, कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, तो फ्लो ऑफ वाटर जो है ये स्लो हो सकती है डाउन द स्लोप्स। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लगिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स, देखिए स्टेप जैसा आप बना दो, जो स्लोप है ऐसा स्लोप है, इसे आप स्टेप सा ऐसे बना दो, इस स्लोप को कट कर करके, ठीक है, ऐसे स्टेप सा बना दो। स्टेप से जब आप बना दोगे तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, जो टेरेस कल्टीवेशन इससे होने लगेगा, तो टेरेस कल्टीवेशन से क्या होगा, इरोजन जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नाउ जो वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग्स, है ना। देन लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उसको आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आप बढ़ने दो क्रॉप्स के बीच में। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, ठीक है। दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग में इसको बोलते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, अब ट्रीज को लाइन में से प्लांट कर दो टू क्रिएट शेल्टर, ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, ठीक है। अब बिल्कुल ट्रीज से ही ऐसा वॉल सा बना दो जिससे जो सैंड ड्यून्स हैं वो बह के ना जाएँ, कहीं उड़ के ना जाएँ, तो इससे भी लैंड बच सकता है आपका। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, ओके। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड significantly to the stabilization of sand dunes, वही जो मैंने आपको बोला अभी कि sand dunes से बच सकते हैं, and in stabilizing the deserts in the western India. So this was the chapter and I hope you have enjoyed the chapter. काफ़ी लंबा चला पर क्या करें, चैप्टर इतना था ही, इसमें इतना डिटेल्स थे. So let's meet in the next chapter. Till then please like, share and subscribe the channel.